पर जो पहले कंसिडरेशन में पड़ा था। हाँ, देखिए इसका मतलब जो है वो ये है, कंसिडरेशन हमने समझा था कि कंसिडरेशन क्या होता है ना। कंसिडरेशन हम जानते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अच्छा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, इनमें अंतर क्या होता है वैसे? क्या क्या समझते हैं आप, अंतर क्या होगा इनमें? ऑब्जेक्ट क्या होगा और कंसिडरेशन क्या होता है? सर कंसिडरेशन एक टाइप ऑफ प्रॉमिस होता है जो अपन किसी मॉनिटरी टर्म्स में या किसी चीज को लेके प्रॉमिस करते हैं कि या तो उसी टाइम पे कर देंगे या उनको एक प्रॉमिस कर देंगे कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको पूरा कर देंगे। और सर ऑब्जेक्ट किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, कर सकते हैं। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ये शो करता है कि आप किस पर्पस से वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर्पस जो भी हमने जो भी रखा है ना, उस पर्पस में फिर क्या कंसिडरेशन जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन सहमति भी अपन उसको बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट मीनिंग सहमति नहीं होता, कुछ और उसका मीनिंग रहता है, पर टाइप ऑफ सहमति ही होगा। यानी सहमति मतलब आप अपनी कंसेंट दे रहे हो। जब प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस कैसे बनता है? एक्सेप्टेंस से, है ना। प्रपोजल के एक्सेप्टेंस हुई और जब उसमें कंसिडरेशन दी जाती है, एक्सेप्टेंस के टाइम पे कंसिडरेशन दी जाती है। अब कंसिडरेशन का मतलब ये है कि वो अपनी उसमें कंसेंट दे रहा है किसी ना किसी तरीके से, या तो वो कोई काम करके अपनी कंसेंट दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई काम ना करके अपनी कंसेंट दे रहा है, या फिर वो वादा कर लेता है कि हाँ मैं वो काम करूँगा, मैं रेडी हूँ। तो अगर किसी भी पार्ट, जैसे कि कोई भी एग्रीमेंट होता है, अब मान के चलो एक एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट में 4 ऑब्जेक्ट्स थे मेन, 4 पर्पस से वो एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। जिसमें घर बेचने की बात हो गई, जिसमें गाड़ी बेचने की भी बात हो गई, जिसमें जो है और रजिस्ट्री कराने की बात हो गई, है ना, और नामांतरण कराने की बात हो गई। ये चार चीज़ों पे बात, ये एग्रीमेंट हुआ था हमारा। यानी कि आप जो है घर हमें इतने 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 समय में दे देंगे, रजिस्ट्री हम इतने टाइम पे करा लेंगे, आप फिर गाड़ी भी जो है वो आप जो है हमें दे देंगे, और उसके बाद वो सब नामांतरण हम करवा लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट फिक्स किए हैं, 4 ऑब्जेक्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो फिक्स किए हैं, इन चारों ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट इल्लीगल अभी नहीं है, एक भी ऑब्जेक्ट अभी इल्लीगल नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया घर बेचने का, एक ऑब्जेक्ट लिया गाड़ी बेचने का, ठीक है, और फिर एक ऑब्जेक्ट लिया उसमें पैसे के बदले गन्स प्रोवाइड कराने का, जो कि इल्लीगल तरीके से गन्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। यानी कि मैं आपको घर दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, उसके बदले मुझे इतनी गन चाहिए, इतनी सारी मुझे जो है, या इतना सोना चाहिए, या फिर इतना जो है मुझे गन्स, जो कि इल्लीगल गन्स जो रहती हैं वो चाहिए, या फिर स्मैक की बात कर लो, ड्रग्स की बात कर लो, जो भी हो, मतलब ऐसा आइटम्स जो कि इल्लीगल हो, जिसको लॉ जो है फॉरवर्ड करता हो कि ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने एग्रीमेंट किया, घर बेचने का एग्रीमेंट कर लिया, गाड़ी बेचने का एग्रीमेंट कर लिया, तो ये घर बेचना और गाड़ी बेचना ये लॉ की नज़र से जो है लीगल है, ठीक है। और उस घर बेचने के जब एग्रीमेंट हुआ, तब वहाँ पर क्या हुआ कि सामने वाली पार्टी ने अपनी कंसिडरेशन शो करने के लिए उसने कुछ 4 गन्स जो हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गन्स, महंगी वाली गन्स,
जो कि इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में चलती थी, वो 4 गन्स जो हैं उसको डिलीवर करवा दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कंसिडरेशन जो दी गई है, ये कंसिडरेशन कैसी है? अनलॉफुल है। ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है। क्यों? क्योंकि आप घर और गाड़ी के बदले में जिस तरीके से घर और गाड़ी लिया जाता है, यानी कि मॉनेटरी फॉर्म में लिया जाता है, जनरली आप पैसे दे के चीज़ें खरीदते हैं, है ना। पर आप जो है आप गन्स प्रोवाइड करा रहे हो, और वो भी कौन सी गन्स? जो कि इंडिया में बैन है या फिर इलीगल तरीके से आप उसको लेकर आए हैं, जिसकी आपने प्रॉपर ड्यूटीज़ नहीं दी हैं इंडिया को, जिसका आपने प्रॉपर टैक्स नहीं दिया हो, तो वो इलीगल गन्स मानी जाती हैं। वो गन्स जो है वो उसने कुछ टाइम या कुछ गन्स जो उसने प्रोवाइड कर दी। तो ये कंसिडरेशन कैसी है? जो भी गन्स जो दी गई थी वो कैसी? इलीगल है। तो ये गन जब दी गई मतलब क्या है? कंसिडरेशन के रूप में दिया गया था। वो कंसिडरेशन कैसा रहा? अनलॉफुल रहा। अनलॉफुल। तो ये अब एक बात और बताते हैं, कंसिडरेशन जो है यानी कि घर के बदले में सपोज़ 40 लाख रुपए की डील हुई, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, घर के बदले में 40 लाख रुपए की डील हुई। डील करते समय पैसे देने वाले व्यक्ति ने बोला कि मैं आपको पैसे जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। कितने? 4 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। तो उसने अपनी कंसिडरेशन यानी कि 40 लाख जो है वो उसकी पूरी कंसिडरेशन है, फुल कंसिडरेशन। अब वो 40 लाख को जब उसने बोला कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में देगा, तो मतलब उसने उस कंसिडरेशन के पार्ट कर लिए। पहला पार्ट कंसिडरेशन का मैं तब दूंगा जब हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो है कंसिडरेशन का मैं आपको तब दूंगा जब 1 महीना पूरा हो जाएगा। तीसरा पार्ट मैं आपको 4 महीने बाद, और चौथा पार्ट जो है मैं 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने में मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगा। ये बात हमने एग्रीमेंट में कर ली। तो पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है। सिंगल कंसिडरेशन मतलब 40 लाख रुपए, और पार्ट का मतलब वो हो सकता है 5 लाख रुपए बोल दे एक बार में, या बोले कि 15 लाख में दूंगा एक बार में, दूसरी बार में 10 लाख दूंगा। इस तरीके से पार्ट हो गया है। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे बोला इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, ये लाइन समझ में आई? फॉर 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट घर या गाड़ी दोनों के बदले में एक कंसिडरेशन का कोई एक या तो पार्ट, और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए सिंगल कंसिडरेशन का किसी पार्ट की बात कर दी, या फिर किसी भी एक कोई ऐसी सेवरल कंसिडरेशंस यानी कई सारी कंसिडरेशंस वो दे रहा है, तो उनका कोई एक ऐसा कोई भी पार्ट फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए। अब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि भाई गाड़ी और घर के बदले में वो 40 लाख रुपए की, जैसे मान के चलो कीमत का है, घर और गाड़ी दोनों 40 लाख रुपए की कीमत पड़ रही है। तो देने वाला व्यक्ति जो है वो ये बोल सकता है कि भाई मैं आपको जो है 10 लाख का आपको गोल्ड दे देता हूँ, और 10 लाख का जो है मैं आपको सिल्वर दूंगा, और बाकी के जो 20 लाख रुपए बचे वो मैं आपको कैश दे दूंगा। तो इसने कंसिडरेशन के क्या करा, 3 पार्ट कर दिए। अलग अलग कंसिडरेशन दे रहा है वो। अब अलग अलग कंसिडरेशन दे रहा है मतलब 10 लाख गोल्ड हो गया, तो 10 लाख का भी हो सकता है वो 10 लाख का और पार्ट कर दे कि 5 लाख का गोल्ड जो है मैं आपको अभी दे दूंगा, 5 लाख का सिल्वर मैं आपको अभी दे दूंगा, और 10 लाख रुपए मैं अभी दे देता हूँ। बाकी फिर जब हमारा पूरा एग्रीमेंट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर 5 लाख का गोल्ड आपको बाद में दूंगा, 5 लाख का सिल्वर आपको बाद में दूंगा, और 10 लाख कैश फिर मैं और आपको बाद में दूंगा। ऑब्जेक्ट उसका एक ही है, पर उसने कंसिडरेशंस अलग अलग कर दी।
समझ में आया, क्लियर हुआ ये? हाँ हाँ बस ये चीज़ सर, तो मतलब आप ऐसे कैश में भी वो अलग अलग दे सकते हैं, दे सकता है। जरूरी नहीं गोल्ड या सिल्वर को। पर अब यहाँ पे बात यही आ रही ना कि सेवरल कंसिडरेशंस की बात आई है, कई सारी कंसिडरेशन दे रहा है, वो अलग अलग तरीके से देने की बात कर रहा है। 40 लाख रुपए की कीमत को वो अलग अलग तरीके से देने की बात कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से वो कैसे दे सकता है? गोल्ड से उसकी कीमत तय कर सकता है, सिल्वर से उसकी कीमत तय कर सकता है, पैसों से कर सकता है, शेयर्स शेयर्स से कर सकता है, उसकी कंपनी के शेयर्स जो है ना, या घर। मतलब सर, जो सिंगल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ सिर्फ या तो वो मॉनेटरी फॉर्म में देगा पार्ट में, और अगर सेवरल बोल रहे तो वो किसी भी तरीके से दे सकता है। नहीं, देखो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है मॉनेटरी फॉर्म में ही हो, ज़रूरी नहीं है, पर जनरली यही होता है कि मॉनेटरी फॉर्म में दिया जाता है। मॉनेटरी फॉर्म मतलब क्या? जैसे सिल्वर, गोल्ड, कैश, ये पैसे ही है, शेयर्स है, ये भी एक काइंड ऑफ पैसा ही है ना। प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ मॉनेटरी है कि भाई कीमत देखी जा रही है ना, दोनों प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है भाई, एक की 40 लाख है, एक की 50 लाख है, तो ये चीज़ है भाई। 40 लाख का आप मेरा घर ले लो, 10 लाख में और आपको दे देता हूँ, ये भी। तो ये डील के ऊपर होता है कि आपकी डील कैसे हुई है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कंसिडरेशन कौन देता है? जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, प्रॉमिसी, जिसको अपन प्रॉमिसी कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर्पस के लिए वो एग्रीमेंट किया गया है, ठीक। तो अब बात इसमें ये है कि अगर कोई भी ऐसा पार्ट जो कि कंसिडरेशन का हो या फिर ऑब्जेक्ट का हो, अगर वो अनलॉफुल है तो वो वॉइड होगा, द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी कि अब यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कंसिडरेशंस दी जा रही थी, जिनमें से एक इलीगल हो रही थी, या 2 इलीगल हो रही थी, या तीनों इलीगल थी, या कोई एक थी, है ना। तो वो जो कंसिडरेशन ऐसे दी गई है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अनलॉफुल हो रहा है, तो फिर वो वैसे एग्रीमेंट जो है वो सब पूरा वॉइड माना जाएगा, ठीक। अगर पार्ट में भी है तो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन कहता है ए प्रोमिसेस टू सुप्रिटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी, a legal manufacturer of indigo, and the illegal traffic in the other articles, ठीक है। B promises to pay a salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. The object of A's promise and the consideration of B's promise being in part unlawful. यानी कि अब बात ये आ रही है कि ए ने जो है प्रॉमिस किया बी के बिहाफ पे, जो कि एक लीगल मैन्युफैक्चरर था इंडिगो का, है ना। कुछ अब यहाँ पे बात आ रही इलीगल ट्रैफिक एंड अदर आर्टिकल्स, यानी कि वो उसको जो है कुछ आर्टिकल सप्लाई करेगा। वो बोल रहा है कि भाई मेरे को मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है आप नौकरी पे रख लो और बदले में मैं आपको कुछ और दूंगा, जो कि इलीगल इन नेचर है। इलीगल ट्रैफिक करके मैं जो है वो आपको लेकर आके सप्लाई करता रहूँगा। बी ने प्रॉमिस अपना पूरा कर लिया, बोला कि ठीक है मैं आपको जो है 10,000 रुपये साल के दूंगा। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट कैसा हुआ है? ये वॉइड नेचर का हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी कंसिडरेशन जो भी ले रहा है वो इलीगल तरीके से ली जा रही है ना। तो
अब यहाँ पर क्या होता है, अभी तो यहाँ पार्ट की बात आ रही है, यहाँ एग्रीमेंट भी वॉइड कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका गलत है ना। ऑब्जेक्ट गलत हो रहा है, आप भाई आप गलत चीज़ ले रहे हो, एक चीज़ देके आप गलत चीज़ ले रहे हो, तो वो एग्रीमेंट गलत हो जाता है, वो वॉइड हो जाएगा। अभी फिर अपन आगे ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कहीं पार्टली अनलॉफुल है और पार्टली जो है लॉफुल है, किसी भी एग्रीमेंट में अगर पार्टली आधा जो है वो अनलॉफुल है वो ऑब्जेक्ट और आधा लॉफुल है, तो जो लॉफुल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफ़िल किया जा सकता है, पर अनलॉफुल वाला ऑब्जेक्ट उसको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। तो जो अनलॉफुल वाला जो पार्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा और बाकी आगे जाया जा सकता है। ये चीज़ अभी सर अपन ये वाली चीज में वो डॉक्ट्रिन होती है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स टॉपिक को फॉलो हो जाएगी। नहीं, इस पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स काम नहीं करेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इस पे काम नहीं करेगा। ये तो एक सिद्धांत है कि भाई आप गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते। अनलॉफुल चीज़ अनलॉफुल होती है, वो वॉइड ही होगा। पर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से क्या है कि ये एक रिलैक्सेशन उन्होंने आगे दिया है, आगे के प्रोविजंस में अपन देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल अनलॉफुल दोनों तरीके से दिख रहा है और पार्टली यानी कि छोटा सा पार्ट अनलॉफुल जा रहा है, तो उस अनलॉफुल पार्ट को आप एग्जीक्यूट या एनफोर्स नहीं करा सकते। बाकी जो लॉफुल पार्ट है आप उसको करा लीजिए, वो हो सकता है। ये चीज़ अभी अपन अब और उसको आगे देखेंगे, है ना। तो ये तो आपका एग्रीमेंट की बात हुई कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, कि वॉइड एग्रीमेंट में अगर किसी सिंगल कंसिडरेशन का कोई पार्ट एक या एक से ज़्यादा के ऑब्जेक्ट्स को लेकर या फिर एक किसी ऑब्जेक्ट के लिए कई सारे सेवरल पार्ट्स अगर हैं कंसिडरेशन के, तो वो अगर मतलब गलत कोई ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं किसी चीज़ के देने के बदले, तो वो चीज़ क्या होगी, एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा। मान के चलिए लैपटॉप बेचना है मुझे, लैपटॉप के बदले जो है मैंने बोला कि मुझे ड्रग्स ला के दे दो। ये 30,000 का लैपटॉप है, 30,000 के ड्रग्स में कोई स्मैक ला कर दे दो आप। तो ये जो एग्रीमेंट हम जो करेंगे वो कैसा होगा, वॉइड होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। 25 ये सेक्शन भी समझने वाला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या लिख रहा है कि अगर किसी एग्रीमेंट में, क्योंकि जो कि अपन को पता है, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट हो, हमें उसमें कंसिडरेशन ज़रूरी ही है। अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो मतलब वो कैसा होगा, वॉइड नेचर का होगा, ये हम जानते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे जो है 25 सेक्शन इस बात का एक्सेप्शन बन जाता है। 25 सेक्शन जो है ये एक्सेप्शन है किस बात का, कि कंसिडरेशन एग्रीमेंट में होना ही ज़रूरी है। तो 25 कहता है कि ज़रूरी नहीं है, पर किन बातों के लिए ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे 3 बात इन्होंने बताई हैं, 1, 2 और 3, तीसरा दूसरी स्लाइड में है, तीसरी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अब उसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। 25 सेक्शन कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। ठीक है, अनलेस इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज़ अ प्रॉमिस to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड होगा, पर कब तक नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि जब तक वो लिखित में ना हो और रजिस्टर्ड ना हो। पहली बात, यानी कि अगर वो लिखित में है और रजिस्टर्ड है और जहाँ पे बोला है कि आप विदाउट कंसिडरेशन ये काम कर सकते हैं या दिया जा सकता है, तो फिर वो अलाउड होगा। वो फिर वो एग्रीमेंट आपके, हाँ
तो मतलब कैसे रिटर्न में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हो? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में ही होगा। अब वो चीज़ अभी अपन आगे और समझेंगे। जब फर्स्ट पॉइंट जब अपन पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इसी बात के लिए है कि रिटन में है और रजिस्टर्ड है, और उसके लिए हम कोई कंसिडरेशन नहीं मांग रहे हैं। तो कब होगा? एक तो ये बात। दूसरा उन्होंने बोला और इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, या फिर आप किसी चीज़ के कंपनसेशन में आप कंपनसेट कर रहे हैं, जो आपने किया है, कोई गलती हुई आपसे और आप खुद उसका कंपनसेट कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं बोला वो चीज़ करने को, पर मैं उसको बोल सकता था आपको कि आप करो, पर मैंने आपसे नहीं बोला। आपको खुद लगा कि जो है कंपनसेट करना चाहिए, आपने वो चीज़ खुद से करी। तो ऐसी जगह पर कंसिडरेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, पर आपने कंसिडरेशन दी, है ना। तो वो चीज़ यानी कि मेरी विदाउट कंसिडरेशन जो है वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं या उस एग्रीमेंट को आप पूरा कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर क्या होगा? एक्सेप्शन होगी यहाँ, ठीक। और तीसरा इन्होंने बोला और इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। अब लिमिटेशन लॉ जो है वो ये कहता है कि आप इतने सीमा तक, यानी कि 1 साल तक या 2 साल तक, 3 साल तक, 12 साल तक, 50 साल तक, एक कानून जो है लिमिटेशन लॉ वो ये बोलता है कि आप इतने सालों तक आपके पास राइट्स हैं कि आप मनी रिकवर कर सकते हो। अगर आपने किसी को उधार दिया है, ठीक है, तो उधार देने वाले व्यक्ति को जो है सपोज़ 3 साल तक जो है आप उससे पैसे आप ले सकते हैं, पर उसके बाद नहीं ले सकते। ये लॉ है ना। तो अब यहाँ पर मान के चलिए बार्ड का मतलब होता है रोकना, या हम रुक गए या स्टॉप हो गए। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैं लिमिटेशन लॉ से बार्ड हूँ, यानी कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ, मैं रिकवरी नहीं कर सकता, पर आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पेमेंट कर दूँगा या मैं दे दूँगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे, तो वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ कंसिडरेशन, उसको जो है वो भी एक्सेप्शन उसका माना गया है। और ये चीज़ आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। पैसे आप दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, भाई अब कब लौटा रहे हैं भाई, पता चलिए आपको जो है 15 साल बाद याद आएगी यार मैंने उससे पैसे लिए तो मेरे को तो देना है। आप आए 15 साल बाद और मेरे को दे के चले गए। अब यहाँ पे मैंने नहीं मांगा आपसे नहीं बोला, पर आप फिर भी दे के चले गए, और मैंने मना भी नहीं किया, और हमारे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, है ना। तो वो चीज़ है। तो ऐसी कंसिडरेशंस अगर मैं ले लेता हूँ तो वो फिर वॉइड नहीं होंगी, सॉरी, हाँ, वो फिर वॉइड नहीं माना जाएगा, वो हम कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो किसी भी एग्रीमेंट में कोई भी, जनरली जो भी हमने बात पढ़ी वो यही पढ़ी कि किसी भी एग्रीमेंट में जो है कंसिडरेशन होना अनिवार्य है, अगर नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर कंसिडरेशन ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं लग रही हमें कंसिडर करने की। अब जैसे पहला जो उसमें पहली बात उसमें लिखी है, क्या लिखा है पहला पॉइंट, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड under the law for the time being in force for the registration of documents, and is made on the account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other। तो यहाँ पे पहली बात जो अपन ने उसमें पढ़ी, unless it is in writing and registered, तो वहाँ पे क्या हुआ, अब उसके आगे फिर आप ये और जोड़ दीजिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि हम जैसे प्यार मोहब्बत में हम चीज़ नहीं दे देते कि अरे यार चल ठीक है ले जा यार, नहीं चाहिए पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए ले जा। तो ये एक टाइप ऑफ ये एग्रीमेंट भी हो गया, हमने वो चीज़ उसको दे भी दी,
और उसका कोई हमने कंसिडरेशन उससे लिया भी नहीं। ठीक, हम कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं, कोई लैपटॉप कर दिया, कोई मोबाइल कर दिया, या फिर कोई ज़मीन जो है वो हमने गिफ्ट कर दी, या फिर कोई बंगला गिफ्ट कर दिया, या फिर कोई हवाई जहाज़, या जो भी हो, बड़े से बड़ा आइटम कुछ भी हो। अंबानी के बेटे को मिला अभी गिफ्ट, मिला, कई सारे मिले, तो वो गिफ्ट जो है वो कैसे, विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसने वो एक्सेप्ट भी ऐसे कर लिया है। कंडीशन में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता होगा तो फिर ये कैसे होता होगा, क्योंकि कोई कंसिडरेशन तो है ही नहीं। कंसिडरेशन नहीं है, पर ये एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, क्योंकि रजिस्टर्ड है और रिटन है, तो गिफ्ट डीड बनती है। सेल डीड आपने देखी है, जो रजिस्ट्री होती है, किसी अपन कोई ज़मीन खरीदी, अपन ने दुकान खरीदी, तो अपने पास एक रजिस्ट्री आती है, उसको अपन डीड कहते हैं, वो होती है सेल डीड। सेल डीड मतलब हमने एक से दूसरे से खरीदी है ना, एक ने बेचा तो बेचने यानी कि सेल किया हुआ है, तो वो सेल डीड है। ऐसे ही गिफ्ट डीड भी होती है, यानी कि गिफ्ट हमने कर दी और उसको हमने लिख लिया, या हमने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, गिफ्ट करके हमने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, तो वो डीड बन जाती है बस। तो ये हमारे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है कि हमने वो चीज़ दे दी उसको, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आदमी अपनी इच्छा से सामने वाले को वो चीज़ दे रहा है, कोई वस्तु उसने दी, और क्यों दी, उसके सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो नहीं चाहता कि सामने वाला उसे उसके बदले में कुछ और दे, यानी कि वो बदले में लेने की भावना से वो नहीं दे रहा है। इस 25 सेक्शन का कहने का मतलब ये है, जो भी वो दे रहा है वो किसी और बदले में नहीं दे रहा है, यानी कि उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ दे रहा है। उसने प्रॉपर्टी दे दी, उसको कंसिडरेशन में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे उसने पहले प्रॉमिस किया सेकंड वाले में, इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होलली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर और समथिंग विच द प्रॉमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू और अनलेस। प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को पहले कुछ प्रॉमिस किया होगा, है ना, मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा। जैसे मान के चलो मैंने जो है आपके लिए कोई काम किया, ठीक है, कोई ऐसा काम कर दिया, आपने फिर प्रॉमिस किया होगा कि अरे यार आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम कर दिया, चलो मैं कुछ ना कुछ करूँगा आपके लिए, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं है पर मैं करूँगा ज़रूर। तो ये सिचुएशन सेकंड वाली है। अब टाइम निकल गया, चाहता तो मैं वो चीज़ आपसे भी करवा सकता था, पर मैंने कि ठीक है, अरे नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो जैसे मैंने आपकी तरफ से जो है सामने वाले को 500 रुपये दे दिए, क्योंकि उस समय आपके पास नहीं थे, ठीक, चाहता तो मैं 10 दिन बाद आपसे बोल के वो चीज़ ले सकता था, पर नहीं बोला मैंने। अब यहाँ पर क्या वो कर रहे हो, आप खुद आ रहे हो और वो पैसे आप मेरे को दे रहे हो, तो ये सर ये पैसे आपने जो मेरे को दिए थे वो ये पैसे आप रख लीजिए, अभी 250 हैं, 250 में आप बाद में दे दूँगी, ठीक है दे देना, मैंने भी मना नहीं किया। तो ये एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट हो गया। मतलब कब एग्रीमेंट हुआ, जब मैंने आपके बदले सामने वाले को पैसे दिए, वो एक एग्रीमेंट बन गया था, वो एग्रीमेंट बन चुका था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं दे देता हूँ। कई बार होता है दे देते हैं हम, है ना, समझ आया। हाँ। क्योंकि अगर देखो लीगली मैं चाहूँ तो मैं उसको कंपेल कर सकता हूँ, आपको कंपेल कर सकता हूँ देने के लिए, पर नहीं कर रहा क्योंकि नहीं चाहिए, ठीक है, सो बोल देते हैं, कई बार अपन होता है। तो ये चीज़ सेकंड हुई। अब इसके बाद आई है थर्ड जो है वो क्या कहता है। अब यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड देयरविथ और by his agent generally or specially authorized in that behalf
to pay wholly or in a part of a debt which the creditor might have enforced payment but for the law for the time limitation of the suits। अब हुआ क्या, आपने हमसे लोन लिया, सपोज 1 लाख का आपने लोन ले लिया और आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो 1 साल में 1 लाख रुपए लौटा देंगे। हमने लिखित कर लिया, लिखित में भी हो गया, ये हमने लिख लिया, एग्रीमेंट बन गया हमारे बीच में कि आप 1 साल में जो है मुझे पैसे लौटाएंगे, और यदि 1 साल में आपने मेरे से नहीं लौटाए तो मैं जो है फिर वो आपसे रिकवर कर सकता हूँ। अब रिकवरी का जो टाइम है वो 3 साल का है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ 4 साल। अब हुआ क्या कि मैंने 1 साल आपके लौटाने का इंतज़ार किया, फिर मैं भूल गया, मैंने किया अब चल ठीक है यार, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, रहना दो। फिर वो 3 साल भी निकल गए, मैं चाहता तो रिकवर कर सकता था, एनफोर्स करवा सकता था उस पेमेंट के लिए, है ना, वो एग्रीमेंट को, पर मैंने किया चल ठीक है यार, अब 3 साल निकल गए, बने रहने दो कोई दिक्कत नहीं। पर आप 7 साल बाद जो है वो आपको लगा यार अब मेरे पास ऐसी व्यवस्था हो गई है और मैं 1 लाख रुपए उनको जो मैंने उनसे लिए तो वो मैं दे सकती हूँ, और आप आते हैं और वो मुझे दे देते हैं। तो वो जो भी हुआ वो एग्रीमेंट, यानी कि वो कंसिडरेशन के विदाउट था, ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ले लिया, लोन ले लिया, पैसे ले लिए, रिटर्न में था, आपने हमसे प्रॉमिस किया था, ये एग्रीमेंट हो गया था हमारे बीच में, पर इसमें कंसिडरेशन अभी नहीं, हमें नहीं चाहिए अभी आपसे, ये लोन के उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, तो नहीं चाहिए। अब कुछ टाइम बाद जो है वो आपको याद आ रहा है कि अब देना चाहिए तो दे दो, ठीक दे दो, दे जाओ पैसे आप। हालांकि ऐसा करते नहीं हैं, लोगों को ध्यान ही नहीं आती, पर करना चाहे तो कर सकता है, ठीक। तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट होंगे वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो कैसे, जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हम कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जब हमने विदाउट एनी कंसिडर, यानी कि बिना किसी पैसे की चाह में हमने जो है आपकी मदद कर दी और काम कर दिया, बाद में आपने हमसे कंपनसेशन या के रूप में जो भी आप देना चाहें वो एक अलग बात है, प्रॉमिस कर लिया कंपनसेट करने का, पर हमें अब नहीं चाहिए। और तीसरा ये लोन वाला, ठीक है। चलिए, तो ये होती है बात। फिर अब एक्सप्लेनेशन है इसमें, कितने एक्सप्लेनेशन दिए हैं इसमें, 2, इनको और देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। अब यहाँ पे जो भी बात कही है, यानी कि वैलिडिटी की अगर बात आती है, वैलिडिटी का मतलब समय सीमा, यानी कि उस गिफ्ट को देने लेने के लिए क्या समय सीमा उसने निर्धारित करी उसमें, है ना, डोनर और डोनी के बीच में, और क्या गिफ्ट दिया गया और क्या उनके राइट्स थे। तो वो राइट्स वगैरह जो है वो ये सेक्शन हैम्पर नहीं करेगा उनके, वो जैसा चाहे वो वैसा कर सकते हैं। अगर डोनी मना कर दे वो चीज़ लेने से तो मना भी हो सकती है, वो बोले कि नहीं मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, तो मना करते, एक बार मना कर देगा, है ना, ये चीज़ है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 पे जब अपन आते हैं तो उसने बोला है, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज़ फ्रीली गिवन इज़ नॉट वॉइड है। एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज़ फ्रीली गिवन इज़ नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज़ इनएडिक्वेट। ठीक, हाँ, अच्छा, यानी कि उस एग्रीमेंट में जो भी कंसेंट जो है वो वॉइड नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन शामिल नहीं थी। क्योंकि जनरली जब हम प्रॉमिस बनता है, जब प्रॉमिस बनता है तो वो कैसे बनता है, एक्सेप्टेंस के द्वारा बनता है। एक्सेप्टेंस में क्या है, कंसेंट और कंसिडरेशन दोनों मिले रहते हैं। कंसेंट कैसी, फ्री कंसेंट होनी चाहिए,
तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है कि अगर प्रॉमिसर है तो प्रॉमिसर की कंसेंट जो है वो यहाँ पे ऐसी वाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन इनएडुकेट है, या कंसिडरेशन तो उसमें शामिल ही नहीं था, है ना। वो इसीलिए जो है वो कंसेंट भी वाइड नहीं मानी जाएगी, ये उसका कहना है। बट द inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। जैसे अरे नहीं नहीं ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पैसे हमें नहीं चाहिए, मैंने दे दिया ना, हो गया, ठीक है। ये जो कंसेंट जो दी मैंने, ये कंसेंट कैसी फ्री है ना, दबाव में नहीं है, मन में ऐसा न रहे यार क्या है उसकी वजह से मेरे को देना पड़ रहा है, ले चल ले ले। तो ये दिया तो सही मैंने, पर कंसेंट फ्री नहीं थी बोलिए। तो वो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोर्ट चाहे तो उस कंसिडरेशन को या उस कंसेंट, अगर वो पहले ये देखेगा कि कंसेंट इस एग्रीमेंट में जो भी दी गई थी वो फ्री थी या नहीं थी, पहले तो ये देखेगा। और अगर फ्री थी तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर फ्री नहीं थी तो फिर वो वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द कोर्ट। ठीक, ये तो ये जो प्रोविज़न है 25 सेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, और ये एक्सेप्शन कहा जाता है एग्रीमेंट का। 25 सेक्शन जो है एक्सेप्शन है कि उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनमें कंसिडरेशन शामिल नहीं है? तो ये 3 तरीके के एग्रीमेंट्स जो है ये आप बता सकते हैं कि 3 तरीके से अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा करता है तो वो वॉइड नहीं होगा। ठीक है, वो अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, वो वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ आया? हाँ। चलो।